ये देश गांधीवादियों का देश है, ये देश बाबा साहब का देश है, ये देश नौजवानों का देश है, ये देश स्वतंत्रता सेनानियों का देश है, यह देश भगत सिंह का देश है, यह देश वही नरेंद्र मोदी जो गोधरा कांड पर आज तक माफी नहीं मांगे हैं, वही अमित शाह तरीपार जो गोधरा कांड में जेल में गया और संजीव भट्ट के साथ कितना अत्याचार हुआ, वही नरेंद्र मोदी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना था गुजरात के अंदर, उस पर भी तोगड़िया पर 3rd डिग्री लगवाने का काम किया। और आप कहते हो कि ये अहंकारी है। अहंकारी तो आप हो जो न्याय देने का काम नहीं किया है और भारत का 2 टुकड़ा कर देता है। ये कोई सावरकर नहीं है जो अंग्रेज की गोद में जाके बैठ जाता है और भारत की जो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का मुखमरी करने का काम करता है। ये कोई सावरकर नहीं है जो आजाद हिंद फौज का विरोध करता था। ये कोई सावरकर नहीं है जो 1930 के अंदर तिरंगा को हाथ में लेने से धमकाया था भारत के लोगों को और कहा था मैं सावरकर हूं, कभी भारत की तिरंगा को हाथ में नहीं लूंगा, मेरा झंडा एक ही है, भगवा है। अरे आज वही भारत की लोकतंत्र, भारत का संविधान और ये भारत की जनता ने उसे मजबूर कर दिया नागपुर के संघीय कार्यालय पे झंडा फहराने को, और उसी का डर है उन्हें। आप सावरकर से कम का देश है, ये देश तमाम उन लोगों का देश है जिन्होंने मिट्टी में रहकर, मिट्टी की कसम खाकर मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी है और मिट्टी के लिए जान दिया है। ये देश नौजवानों का, जवानों का, किसानों का, और ये देश विज्ञान से चले। तो मानहानि के जो पुराने मामले हैं उन पे लेके, और मानहानि के डिफॉर्मेशन के केस में तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का होता है। आप तो भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं, जिनको आप देश के, जिनका ना अच्छा पप्पू कहने पर क्या इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं? उन्होंने भी तो देश के करोड़ों युवाओं का जिसका पप्पू नाम है उनका अपमान, उनको हरासमेंट किया, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। क्या इनके ऊपर FIR नहीं होना चाहिए? जो 56 लाख की गर्लफ्रेंड की बात करते थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो OBC के तमाम नेता पल्लवी पटेल को लेकर क्या बयान दे रहे थे, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो मोरबी पे चढ़ने वाले जो नौजवान थे, जो बहन थे, बच्ची थे, माताएं थे, उनके ऊपर मोरबी के पुल पे गए क्यों थे? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो सूरत के कपड़ा उद्योग जब व्यापारी लोग सड़क पे उतरते हैं तो उनको ये कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल है। यही पुण्येश मोदी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जिसके ऊपर सूरत के अंदर कई उद्यमियों ने आरोप लगाया है, सूरत के अंदर आरोप लगाया है कि इसने पैसे के लेन देन में इसने सारी व्यापारी की मार डाल दी है सूरत के अंदर। और वही पुण्येश मोदी को भावना आहत हो जाती है। अरे भावना आहत, अरे भाई आपको उस टाइम नहीं हुआ जब अमित शाह जी ने आपके कई जो गुजरात के जूनागढ़ में रहने वाले हैं उनके ऊपर बयानात दर्ज करवाया था। आपकी भावना जब आहत नहीं होती है, जब पटेल समुदाय के लोग सड़क पे बैठे हुए थे तो पटेल समुदाय को कई बयान दिए थे इन्होंने, और आप आज आ रहे हो। अरे भैया भावनाएं आहत तो मुझे जब भी होती है जब सदन के अंदर किसी महिला का अपमान किया जाता है, वही वो सदन नेता होती है। आप कह रहे हो, आज मैं बुनियादी मुद्दा शिक्षण संस्थान की बात करना चाहूंगा तो भी मेरी भावना आहत होती है जब आप हम जैसे युवा और छात्रों को आतंकवादी कहते हैं। अब मुझे भावना तो तब भी आहत होती है जब आप हमें अर्बन नक्सल से कॉल करते हो। भावना तो तब भी आहत हो जब रोजगार की बात करते हैं तो आपके तो देश का आतंकवाद यही है सबसे बड़ा। देश की भावना तो हमें तो सिख समुदाय के उन लोगों को भी होती है जो सेनाओं में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खालिस्तानी के नाम पर उनको भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। अरे जो खालिस्तानी उनको जेल में डालो, जो अर्बन नक्सल उनको जेल में डालो, जो रूरल नक्सल उनको जेल में डालो। अरे अबे सहार साहब के भावना आहत करते हो तो आप देश का प्रधान कैसे हो ये बता दो। अगर आपके ऊपर FIR होने लगे तो आप तो जेल से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं तो इतना भी सवाल पूछना चाहता हूँ, मोदी जी अगर आपको देश के चौकीदार हो तो आपके चौकीदारी में तमाम जो उद्योगपति है भारत का धन लेके विदेश में कैसे चला गया? राहुल गांधी जी ने यही तो सवाल पूछने का काम किया। आप सीधी से बता दीजिए, राहुल गांधी ने तो आपने एक मोहरा बनाया है, आपको इस लोकतंत्र से डर लगने लग गया है। देश के जो तमाम युवा जो सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया है कि आज भारत जोड़ो यात्रा से जो इफेक्ट पड़ा राहुल गांधी को, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो शोषित वंचित युवा, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी जुड़ना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिए कांग्रेस पार्टी से, तो इस भारतीय जनता पार्टी को डरने लग गई कि मेरा जो खोखा है वो खत्म हो जाएगा, मेरे जो गुर्के हैं उनका क्या होगा, वो देश विरोधी हो जाएंगे। तो उन्होंने कर्नाटक चुनाव में इनको बुरी तरह से हार होने वाली थी, तो ये तमाम बयान दे रहे थे और तमाम बयान का कोई फायदा नहीं हुआ। आपने देखा नहीं इस सजा से पहले कितने बयान आए। वही कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता है कि राहुल गांधी जी नपुंसक है। कभी एक प्रज्ञा ठाकुर ये कहती है कि ये देशभक्त हो ही नहीं सकता क्योंकि विदेशी मां का बेटा है। वही प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर 2008 में मालेगांव में आतंकवादी हमला कराने का आरोप है और वो सांसद बनी हुई है। वही प्रज्ञा ठाकुर जो 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था और हमारे वीर सिपाही हेमंत करकरे साहब शहीद हो गए थे, किसी नेता ने उनको गाली देने का काम नहीं किया और मान और सम्मान हमारा उन्होंने बढ़ाया था। उनको गाली देने का काम किसी नेता ने की थी, वही भारतीय जनता पार्टी भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कही थी और आज सांसद बनी हुई है। तो कैसी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, ये आप और हम और देश की तमाम युवा समझ रहे हैं। सुनिए, विपक्ष के नेताओं को कहते हो माफी मांगने के लिए, आप अपने से कंपेयर करते हो। अरे ये कोई सावरकर का औलाद नहीं है, ये कोई सावरकर नहीं है जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना लेता है और भारत का दो टुकड़ा कर देता है। ये कोई सावरकर नहीं है जो अंग्रेज की गोद में जाकर बैठ जाता है और भारत की जो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का मुखमरी करने का काम करता है। ये कोई सावरकर नहीं है जो आजाद हिंद फौज का विरोध करता था। ये कोई सावरकर नहीं है जो 1930 के अंदर तिरंगा को हाथ में लेने से धमकाया था भारत के लोगों को और कहा था मैं सावरकर हूं, कभी भारत की तिरंगा को हाथ में नहीं लूंगा, मेरा झंडा एक ही है, भगवा है। अरे आज वही भारत की लोकतंत्र, भारत का संविधान और ये भारत की जनता ने उसे मजबूर कर दिया नागपुर के संघीय कार्यालय पे झंडा फहराने को और उसी का डर है उन्हें। आप सावरकर से कम, ये देश गांधीवादियों का देश है, ये देश बाबा साहब का देश है, ये देश नौजवानों का देश है, ये देश स्वतंत्रता सेनानियों का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये देश वास्तविकता से चलेगा। ये देश सुनिए, वही नरेंद्र मोदी जो गोधरा कांड पर आज तक माफी नहीं मांगे हैं, वही अमित शाह तरीपार जो गोधरा कांड में जेल में गया और संजीव भट्ट के साथ कितना अत्याचार हुआ, वही नरेंद्र मोदी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बना था गुजरात के अंदर, उस प्रवीण तोगड़िया पर 3rd डिग्री लगवाने का काम किया। और आप कहते हो कि ये अहंकारी है। अहंकारी तो आप हो जो न्याय देने का काम नहीं किया। आपने बहन बेटियों को आपने बिल्कुल मानो के आरोपी को रिहा कर दिया गुजरात चुनाव के अंदर और आप कह रहे हो कि मैं एकता की बात करता हूँ। सबसे बड़ा धार्मिक उन्मादी नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कोई संगठन है तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम उप संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो देश को तोड़ने का काम निरंतर किया है और अखंडित के नाम पर आपने देश के कई टुकड़े कर दिए और आप कहते हो कि मैं देश असली राष्ट्रभक्त हूँ। ऐसी अहंकारी बात करते हो। आपने ही तो अच्छा जिन्ना को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? जिन्ना को प्रधानमंत्री के रेस में लाने का काम किसने किया था? इसी हिंदू महासभा ने किया था, जिस हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के मुख्यमंत्री 2-2 जगह बने थे। और आज आप राष्ट्रपति कहते हो, आप नेहरू के ऊपर अपमान करते हो कि नेहरू ने देश को तोड़ा है। अरे नेहरू की शुक्र है कि आज कई सार्वजनिक संस्थाएं आए देश के अंदर। अरे उस टाइम तो अगर कोई प्रधानमंत्री पद नहीं लेना चाहता था, आपको पता है हकीकत। अरे प्रधानमंत्री लेकर देश को सार्वजनिक संस्थान लेकर किस तरह से क्रांति आई और देश की स्थिति आज देख लो। और उसी कांग्रेसी नीति पर आप लोग आज अपनी बोल पा रहे हो और वही कारण है कि फिर से अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो जगजाहिर हो गया है कि किस तरह से अव्यक्ति का हनन हो रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। आज मैं सवाल उठाता हूं, मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे परिवारों को जेल में डाल दिया जाएगा, तमाम युवाओं को देश न्यायालय से चलता है या बुलडोजर से चलता है। इसका एक उदाहरण देख लो उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्य जहां इन्होंने न्यायालय को चुटकी में ले लिया है। अरे भाई, ये देश संविधानों का देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को जिंदा रहने दो और इसी जीवित की लड़ाई। अरे हमने मोदी हटाओ देश बचाओ का एक बैनर लगा दिया, 56 इंच के बैनर से डर गया 56 इंच का प्रधानमंत्री, तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। अरे आपने भी तो बैनर लगाए थे कांग्रेस मुक्त भारत का, कितने एफआईआर होते। अरे भगत सिंह ने भी तो
पोस्टर लगाने का काम किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गोरो भारत छोड़ो, कितने जेल डाल दिया था। आप तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा अत्याचार कर रहे हो। अरे भैया, आपने कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं छोड़ा, आपने इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा, आपने तमाम ऐसे जो संस्थाएं नहीं छोड़ा जहां हम अपनी बातों को रख पाए। तो इसे हम तानाशाही तो कहें और तानाशाही ना कहे तो क्या कहे, बताइए, जहां हम अपनी बात नहीं रख सकें। जी, आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है लगातार इलेक्शन को जीतती रही है, सरकार बनाती रही है। सुनिए, ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये वास्तविक आपको बता रहा हूँ। जो कहीं ना कहीं हिंदू के नाम पर तमाम जो हम जैसे युवा हैं उनके माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया, उनको गुमराह कर दिया जाता है। यही तो काम है। आप देख ले, सदस्यता रद्द करके जो अडानी का मामला है वो मीडिया से हटा ही दिया गया है। और देश की युवा क्या सीखेंगे? ध्यान भटकाने के लिए तो क्या किया जाता है? अरे हम रोजगार की बात करेंगे तो वो राम मंदिर ले आएंगे। अरे राम मंदिर में उसकी तो बात करो, चंदा चोरी की तो बात करो, उसका सवाल उठाने का काम क्यों नहीं करते? जो जमीन 2 करोड़ में 5 मिनट बाद वो 18 करोड़ का आ जाता है, एक मीडिया सवाल उठाने का काम नहीं करता है। तो हम लोग जैसे युवा है, अब युवा जागरूक होने लग गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब मीडिया के माध्यम से जागरूक हो रहा है। और आप लोगों को सराहना दे रहा हूँ कि आज गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठा हुआ है, उनकी हवा निकल गई है। वो आज स्कूल भी लेकर देख रहा हूँ एजेंडा चला रहे हैं, देख रहा हूँ मैं हल्ला बोल रही है। तमाम भारत पूछता है, ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता का हनन हो रहा है। अरे आपकी कौन सी पत्रकारिता है? आप तो प्रवक्ता बन जाते हो भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का। ऐसी कौन सी व्यक्ति की बात है? जो चौथा स्तंभ माना जाता है, उस चौथे स्तंभ का हनन करने का काम तो आप ही लोग करते हो। जनता की आवाज़ नहीं बनते हो और जनता के हक मानने की बात करते हो, हैं? तो इस देश में नहीं रहना है हमें। अगर देश की बात करनी है तो आपको जनता, युवाओं, रोजगारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी बात करनी होगी। और विश्वविद्यालय के छात्रों, आप विश्वविद्यालय, आपकी भावना हाथ होती ना, तमाम मीडिया खड़ा हो जाना चाहिए विश्वविद्यालय के सामने जब उनको अर्बन नक्सल कहा जाता है। जब वो वास्तविकता को जान जाते हैं तो ध्यान से भटकाने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। अरे ये देश तो पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम का देश रहा है, तो इसमें भाईचारा का देश तो पहले से ही रहा है। आप तो धार्मिक उन्माद के नाम पे भाई को भाई से बांटने का काम कर रहे हो और देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। तो ये कैसी भारत और नए भारत की बात हो रही है? अब नए भारत की बात हो रही है क्योंकि लोग अब ये मान रहे हैं कि जब से सत्ता में केंद्र सरकार आई है तब से लेकर के और अभी तक ये सब नए भारत में, और ये अमृतकाल का समय चल रहा है। सुनिए, नए भारत बिल्कुल, मैं उदाहरण दूं, नया भारत बिल्कुल नया भारत है। ये जिस तरह से आम जनमानस की आवाज़ को दबाई जा रही है, लोकशाही की आवाज़ को दबाई जा रही है, तानाशाही पनप रही है, हिटलर के तर्ज पे ये सरकार चल रही है, तो नया भारत तो है ही। जितना गोरों ने नहीं किया उतना इस काले अंग्रेज ने कर दिया। हम जैसे युवाओं पर रासुका लगा देता है। और तो ये नए भारत तो ही है जहां हम अपनी बात को आज़ादी से रख नहीं पाएंगे। नए भारत, हम रोजगार की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम तमाम वो बात करेंगे। हम तो कहते हैं भैया भूखमरी में भारत 100 में नंबर के बाहर कैसे चलेगा, उसका तो जवाब दे दो। हम कहते हैं पर कैप्टन की बात करेंगे तो कहते हैं अरे तुम आय की क्यों बात करते हो, हम रोजगार। हम कहते हैं मेक इन इंडिया में कितनी कंपनियां चाइना को छोड़ के दूसरे देश का आया, उसका ब्यौरा दे दो, तो वो कहते हैं अरे तुम तो खिलाफत बोल रहे हो। हम कहते हैं अरे भाई देश ऊपर उठ गया है तो 8वें फिंगर से 14 फिंगर तक चाइना कैसे कब्जा कर लिया, उसका जवाब दो। हम कहते हैं अगर भारत मजबूत हो गया है तो नाथुला को ऊपर चाइना ने कब्जा कैसे कर लिया, और अरुणाचल प्रदेश के गाँव में कैसे आ गया अरुणाचल। तो इन तमाम मुद्दों की बात करेंगे तो हम देश विरोधी हो जाएंगे। अरे नए भारत में आपने लोकतंत्र की, संविधान की, इंस्टीट्यूशन की हत्या की हो, और ऐसे भारत नहीं चाहिए हमें। भारत जाना जाता था, लोगों की आवाज़ की जाना जाता था, और जनता मालिक होता है, कोई प्रधान मालिक नहीं होता है।